नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 380 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं रेवा डायमंड्स कंपनी। आईपीओ छोटा है, लेकिन क्या यह आईपीओ बड़ा धमाका कर सकता है? ये तो इस आईपीओ का एनालिसिस करने के बाद में ही हमें पता चल पाएगा कि आईपीओ धमाका करेगा या फिर फुस हो जाएगा। इस आईपीओ का एनालिसिस करने से पहले फ्रैक्टल एनालिटिक्स और आई फाइनेंस आईपीओ का अपडेट जान लेते हैं। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ के लिए अभी जीएमपी नेगेटिव में चल रहा है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी -23 रुपीज है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन -2.5% हो सकता है और फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपी में एक लोट पर 370 रुपीज का लॉस हो सकता है। अभी के जीएमपी को देखते हुए यह कंफर्म हो चुका है कि इस आईपी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हो सकते हैं। आई फाइनेंस आईपीओ के लिए भी जीएमपी नेगेटिव में चल रहा है और अभी इस आईपी के लिए जीएमपी -3 रुपीज है। इस जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन -2.33% हो सकता है और आई फाइनेंस आईपी में एक लोट पर 350 रुपीज का लॉस हो सकता है। आई फाइनेंस आईपीओ में भी कंफर्म हो चुका है कि इस आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट होंगे। बाकी इन दोनों आईपीओ के लिए अपडेट 15 फरवरी को मेरी यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में आपको मिल जाएगा। अगर आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप लिंक पर जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेवा डायमंड्स आईपीओ की। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेड ज्वेलरी के बिजनेस में एंगेज है। रेवा डायमंड्स पीएन गडगिल एंड सन्स का एक अलग ब्रांड है, जिसके तहत डायमंड ज्वेलरी में ये कई रेंज ऑफर करते हैं, जिसमें रिंग्स, ईयर रिंग्स, नेकलेस, मंगलसूत्र, ब्रेसलेट, बैंगल्स आदि शामिल है। रेवा डायमंड्स के महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में 25 सिटीज में 34 स्टोर्स है। इनके स्टोर्स 3 मॉडल पर ऑपरेट होते हैं। पहला फोको, दूसरा फोफो और तीसरा कोको मॉडल। कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई। इनका ऑफिस पुणे, महाराष्ट्र में है। कंपनी के प्रोमोटर्स में पीएन गडगिल एंड सन्स लिमिटेड, गोविंद विश्वनाथ गडगिल और रेणु गोविंद गडगिल है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 87.45% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 60.31% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1224 करोड़ का है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी की फाइनेंशियल पर बात करते हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 226.84 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 259.11 करोड़ है। इनके रेवेन्यू में लगभग 32% की ग्रोथ हुई है, लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू में मामूली सी कमी आई। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनका प्रॉफिट 59.47 करोड़ हुआ। इनके प्रॉफिट में लगभग 40% की ग्रोथ हुई है, लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर में 2023 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके प्रॉफिट में कमी आई थी। इबिटा 79.61 करोड़ है। इनकी इबिटा में भी अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनकी इबिटा में कमी आई थी। नेटवर्थ 100.19 करोड़ है, लेकिन पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनकी नेटवर्थ नेगेटिव में थी। रिजर्व्स एंड सरप्लस 95.53 करोड़ है। 2025 फाइनेंशियल ईयर से पहले इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नेगेटिव में थे। उधारी 90.65 करोड़ है। 2025 फाइनेंशियल ईयर से पहले इनकी कोई उधारी नहीं थी, लेकिन 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इनको अपनी उधारी पर थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। केपीआई की बात करें तो आरओई 165.9% है, जो कि बहुत अच्छा है। आरओसी 79.8% है, आरओसी भी बहुत अच्छा है। डेट इक्विटी 0.90 है, जो कि ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 59.36% है, आरओएनडब्ल्यू भी बहुत अच्छा है। पेट मार्जिन 23.04% है, पेट मार्जिन भी बहुत अच्छा है। इबिटा 41.81% है, ये भी बहुत अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.42 है, प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल से पहले इनके फाइनेंशियल थोड़े वीक थे, लेकिन 2025 फाइनेंशियल में कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। कंपनी को आगे भी अपने फाइनेंशियल को मेंटेन करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 380 करोड़ है। ये पूरा फ्रेश इश्यू है। एक शेयर की प्राइस 367 से लेकर 386 रुपीज है। एक लोट में 32 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 12,352 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 16 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 17 लोट और मैक्सिमम 80 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 81 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 27 फरवरी को होगा। रिफंड 2 मार्च से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 2 मार्च को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 4 मार्च को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10%
और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी आईपीओ फंड को कहाँ यूज करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। आईपीओ फंड से 286.56 करोड़ अपने नए स्टोर्स के सेटिंग में होने वाले खर्च पे यूज करने वाले, 35.40 करोड़ अपने 15 नए स्टोर्स के ब्रांडिंग और उसके मार्केटिंग में यूज करने वाले, और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में 2025 फाइनेंशियल ईयर से पहले कंपनी के फाइनेंशियल वीक है, डेट ज्यादा है, वैल्यूएशन हाई है, इनके डेट ज्यादा है, फिर भी ये आईपीओ फंड का यूज अपने डेट पे करने में यूज नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट में प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है, इशू साइज का 100% पोर्शन फ्रेश इशू में है। और तीसरा पॉइंट 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल को अच्छा इंप्रूव किया है। अगर आप आईपीओ के अलावा स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से स्टॉक अच्छे हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो आपकी इस समस्या का सोल्यूशन के लिए मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं जहां पर आपको अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं स्टॉक एज प्लेटफॉर्म की। स्टॉक एज प्लेटफॉर्म पे आपको कई टाइप के स्कैनर मिल जाएंगे। इन स्कैनर्स की सहायता से आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं और इन अच्छे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। स्टॉक एज का मंथली सब्सक्रिप्शन 399 रुपीज है, लेकिन आप मेरे कोड नरेन आरकेपी का यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 75% का डिस्काउंट मिलेगा, और जो मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज है 399 का, वो आपको सिर्फ 99 रुपीज में पड़ेगा। तो जल्दी से मेरे कोड नरेन आरकेपी का यूज करके इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाइए। अब वापस रेवा डायमंड आईपीओ पर आते हैं। 17 सितंबर 2024 को पीएनजी ज्वेलर्स का एक आईपीओ आया था। पीएनजी ज्वेलर्स और पीएन गडगिल एंड सन्स लिमिटेड, ये दोनों अभी अलग कंपनियां हैं। 1832 में पीएनजी कंपनी की शुरुआत हुई थी, बाद में पीएनजी गडगिल एंड सन्स लिमिटेड और पीएनजी ज्वेलर्स कंपनियां अलग हो गई। अगर आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा की उम्मीद कर रहे हैं तो आप इस आईपीओ से शेयर होल्डर कोटा की उम्मीद ना करें, क्योंकि पीएनजी ज्वेलर्स और पीएन गडगिल एंड सन्स लिमिटेड दोनों अभी अलग कंपनियां हैं। लेकिन पीएनजी ज्वेलर्स आईपीओ से अगर तुलना की जाए तो पीएनजी ज्वेलर्स आईपीओ 17 सितंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ था। कंपनी के फाइनेंशियल ठीक थे, डेट थोड़े ज्यादा थे और वैल्यूएशन भी आई थी, बस स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर ने उम्मीद से ज्यादा रिटर्न दिया। पीएनजी ज्वेलर्स आईपीओ ने लिस्टिंग डे पर लगभग 73% का लिस्टिंग गेन दिया। अब बात करें तो रेवा डायमंड्स आईपीओ की, क्या ये आईपीओ पीएनजी ज्वेलर्स आईपीओ जितना लिस्टिंग गेन दे सकता है? ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 20 रुपीज है, इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग गेन 5.18% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो रेवा डायमंड्स आईपीओ में इशू प्राइस ज्यादा है, पीएनजी ज्वेलर्स आईपीओ में भी इशू प्राइस ज्यादा थी, बट उनके फाइनेंशियल ठीक थे। लेकिन रेवा डायमंड्स के फाइनेंशियल 2025 फाइनेंशियल ईयर से पहले वीक थे। हालांकि 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल को बहुत अच्छा इंप्रूव किया है। देखिए आईपीओ को खराब नहीं कह सकते, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं कह सकते। इस आईपीओ से 5 से लेकर 10% लिस्टिंग इनकी उम्मीद की जा सकती है। अभी आईपीओ को ओपन होने के लिए 10 दिन बाकी है, हो सकता है आने वाले दिनों में इस आईपीओ के लिए डिमांड बढ़े। पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैं एक दिन का सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा और इसके बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगा किस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट 23 फरवरी से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।